ओके बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक है, उसके अंदर हिस्टोग्राम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों को ग्राफ बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना हिस्टोग्राम के अंदर हम वो क्वेश्चंस करेंगे आज जिसके अंदर ऑलरेडी ग्रिड दिया हुआ हो, उसी ग्रिड पर सॉल्व करना हो। ठीक है। हिस्टोग्राम के अंदर जो है ना, कहते हैं दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी, हिस्टोग्राम में भी, दोनों में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ क्वेश्चन में ग्रिड दिया हुआ होता है, उसी पे बनाना होता है, और कुछ क्वेश्चन में आपको अपने ग्राफ पेपर बनाना होता है। ठीक है। तो आज मैं सारे ग्रिड वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है। मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं क्वेश्चंस। तो इसके अंदर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम चैप्टर 9 वॉल्यूम 4 है, अगर बुक्स पास्ट पेपर से आप देखो तो। ठीक है। ये क्वेश्चन है जून 2007, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 11। जून 2009, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 11। On a certain stretch of road, the speeds of some cars were recorded. The results are summarized in the table below. Part of the corresponding histogram is shown below. Find the value of P and Q. अच्छा भाई, इन्होंने कुछ डेटा दिया है हमें, और उसके साथ एक हिस्टोग्राम इन्होंने कुछ पार्ट इनकम्प्लीट हिस्टोग्राम बना के दे दिया है। आपको क्या करना है, इस हिस्टोग्राम को कंप्लीट करना है और कुछ अननोन फिगर्स भी निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यूज कैसे निकलेंगी? देखो, पी और क्यू की वैल्यूज इस तरीके से निकलेंगी कि आप ये देखो, 25 से लेकर 45 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्यू है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अब मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्यू है। अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ। ठीक है ना। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मुझे क्यू क्या है? क्यू मेरी फ्रीक्वेंसी है ना, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है इसकी? 25 से लेकर 45 तक कितनी क्लास विड्थ हुई? 25 से 45 के बीच में कितनी विड्थ हुई? 20। कैसे? 20, 45 माइनस 25, बीच में विड्थ कितनी है इसकी? विड्थ देखनी है हमें, 45 माइनस 25, क्लास विड्थ तो 20 हो गई इसकी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहाँ से पता चलेगी? देखो, हिस्टोग्राम बना हुआ है, हिस्टोग्राम में से अगर हम देख लें यहाँ पर, ये कितनी होगी? 0.9। 0.9 इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गई। तो हमारी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई 0.9 मल्टीप्लाई बाय 20। तो क्या हो जाएगा आंसर? 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9। वैल्यू बताओ। 18। ठीक है। इसी तरीके से ये तो मैंने क्यू निकाल लिया, अब पी निकालना है। पी कैसे निकलेगा? पी क्या होता है? पी तो वो है ना, फ्रीक्वेंसी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? देखो, 55 65 की क्लास विड्थ कितनी है इसकी? क्लास विड्थ तो इसकी है 10 ना। पी निकालने के लिए भी यही करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी कितनी है पी की? 55 से लेकर 65 वाले की देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है इसकी, इस वाले बार की? पूरी 4 है, 4 तक जा रही है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4 मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ कितनी है इसकी? 10। तो पी की वैल्यू हो गई 40। बात समझ आ रही है? देखो, क्लास विड्थ कैसे निकाल रहा हूँ मैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 65 माइनस 55, 65 माइनस 55। तो अब आपके पास P की वैल्यू 40 आ जाएगी और Q की वैल्यू 18 आ जाएगी। अब क्या करना है? कंप्लीट द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है। अच्छा, हिस्टोग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे? देखो, इसके लिए जो है 65 तक तो उन्होंने बना दिया है, हमें क्या करना है? आखिरी वाला ड्रॉ करना है, लास्ट वाला जो है ड्रॉ करना है। अब लास्ट वाले में किस तरह ड्रॉ करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी हमें इसकी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी 12 है और क्लास विड्थ कितनी है? 65 से लेकर 95 तक। कितनी हो गई क्लास विड्थ? 30।
तो 12/30 यानी कि 0.4, तो ये बनेगा 1 2 3 4 0.4। ये आखिर में मैंने बना लिया इसका, ठीक है ना। तो शेड भी कर देता हूँ और ये को साफ समझ आ जाए आपको कि ऐसा ये बनाया मैंने, येलो कलर से जो बनाया ना ये है। आपको बॉक्स ही बनाना, शेड नहीं करना। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए शेड कर दिया ताकि अगर समझ दिख ना रहा हो सही से तो शेडिंग से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41 36 के बाद है 41। फोर्टी वन में क्या बोला गया? कंप्लीट द हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है बस। इन एन एक्सपेरिमेंट the heights of some plants were measured. The table below summarizes the results. Complete the histogram which represents this information. अच्छा भाई, क्या करेंगे इसमें हम? क्या कहते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्लास बाउंड्रीज दी हुई है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी। तो इसमें एक कॉलम और चाहिए होगा, यहाँ पर छोटा सा बना लेता हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी 15 है और क्लास विड्थ कितनी है? 1। 15/1 यानी कि 1 आ गया आंसर। ओ 15 ही आ गया आंसर। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 25, क्लास विड्थ दूसरे की भी 1 है तो भी 25 हो जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है आपकी 20 और क्लास विड्थ 1, 20/1 ये भी 20 हो जाएगा। और लास्ट में है 15/3 यानी कि 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 15/3 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ठीक है ना। तो अब हम ये करेंगे कि ना क्या कहते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत बना हुआ भी है, कंप्लीट द हिस्टोग्राम लिखा है, मतलब कुछ पार्ट्स हुए हुए भी हैं। अगर मैं पहला देखूं 2 से लेकर 3 तक ये ड्रॉ हुआ हुआ है ऑलरेडी, ये ड्रॉ हुआ हुआ है, मैंने शेड कर दिया इसको। फिर 3 से लेकर 4 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 24 5 आ रही है, ये भी ड्रॉ हुआ हुआ है। फिर 4 से लेकर 5 वाले की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 20, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल से होगा ड्रॉ, ठीक है। रेड कलर से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। और फिर लास्ट में 5 से लेकर 8 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 5। ठीक है, ये हिस्टोग्राम बन गया। शेडिंग करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो कभी कभार ना कि मतलब आपकी लाइन शायद विजिबल ना हो रही हो, तो इट्स बेटर कि आप हल्का हल्के हाथ से शेडिंग कर दो, तो ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता चल जाए कि आपने ये बनाया है ग्राफ, ठीक है ना। बिल्कुल शेडिंग कैसे करोगे, कभी करनी होगी तो जैसे मैंने की ऐसे कर दो बिल्कुल हल्के हाथ से। कि मैंने लाइंस बनाई है, प्रॉपर शेड भी कर सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल से ऐसे। ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल से। क्या? 9 को छोड़ देना। 9 को छोड़ देना? 9 9 का कुछ नहीं करना, 9 तक जा ही नहीं रहा जब तो, ठीक है।
Okay, question number 51. The table shows the distribution of length in meters of cars in a car park. ठीक है, लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, वो क्या है? सबसे पहले है 2 से लेकर 2.5 तक, और उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3. नंबर ऑफ कार्स 3 है. नंबर ऑफ कार्स क्या चीज होगी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी या फ्रीक्वेंसी होगी? नंबर ऑफ कार्स क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी. दिस इज नॉट डेंसिटी. ठीक है, निकालनी पड़ेगी डेंसिटी. अच्छा, उसके बाद ये जो है कहते हैं हमें इस ग्राफ के नीचे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. तो फ्रीक्वेंसी हमारी 3 है डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ कितनी है? 0.56. आंसर आ गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है, और क्लास विड्थ आपकी. सर सबकी क्यों निकाल रहे हैं? दी हुई तो है ग्राफ में मैं तो वैसे ही निकाल रहा हूँ, एक आगे दिखाने के लिए भी ना. 20 हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है पी. अब पी की जो है कहते हैं, पी की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता है. पी की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 25 से 2 बॉक्सेस कम 24 है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा साइड पर, देखो पी डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू 24. ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मैंने यहाँ पर निकाला. पी की जो थर्ड वाली जो हमारी क्लास बाउंड्री है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ रही है? 24 आ रही है, और फ्रीक्वेंसी पी है. तो P डिवाइडेड बाय 0.25 यूँ लिख लेते हैं. P डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू 24. तो P इज इक्वल्स टू 6. इसी तरीके से ये 8 डिवाइडेड बाय 0.5 16 आ जाएगा. देन उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाय 1 4. तो बस लास्ट तो बना लेंगे हम. 3 से लेकर 3.5 तक 16 है. भाई देखो, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें पता है. कैसे पता चले? देखो ये भी हिस्टोग्राम से, हिस्टोग्राम से हमने यहाँ से देखा तो पता चला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ रही है? 4 आ रही है. 24 आ रही है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ठीक है ना. अब क्या किया मैंने, देखो P डिवाइड बाय 0.24 करेंगे तो इज इक्वल टू 24 आएगा ना. ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये. अब जो है कहते हैं P डिवाइड बाय 0.25. अच्छा, अब बस ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करना है. 3 से लेकर 3.5 तक 8 आ जाएगा. और 3.5 से लेकर 4.5 तक 4 आ जाएगा. सर 8 क्यों आएगा? 8 तो फ्रीक्वेंसी है ना. सॉरी 16 आएगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 16 अभी हमने निकाली थी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ठीक है, और 3.5 से 4.5 तक 4 आ जाएगा. ठीक है, ये आपका बन गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक हिस्टोग्राम. Okay, next question is question number 60. The distribution of the lengths of time taken by an engineer to repair some washing machine is given in the table below. The histogram represents some of this information. Find K. अच्छा भाई, हिस्टोग्राम बना हुआ है. ठीक है, अब आपको इसको देखते हुए ये इन्फॉर्मेशन K निकालना है पहले तो. अच्छा, K कैसे निकालेंगे? पहला वाला 1 से लेकर 3 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको पता है. 1 से लेकर 3 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 2 है, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अब देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. ये वहां चला जाएगा. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ. ठीक है ना. अब मुझे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फ्रीक्वेंसी क्या है? के इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है इसकी? 2 है, मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ भी कितनी है? 2 है क्लास विड्थ भी. तो के की वैल्यू 4 आ गई. ठीक है ना.
क्लास वेट भी 1 से लेकर 3 तक है, यानी कि 2 हो गई। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपने कहाँ से देखी? ग्राफ से देख ली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा भाई, पार्ट बी पर आ जाते हैं। कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए हमें सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये तो बना हुआ, ये कहाँ से शुरू करना है? 4 के आगे से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ये फ्रीक्वेंसी है, अपॉन क्लास विड्थ कर देंगे। क्लास विड्थ कितनी है इसकी? 1 है, तो 4 ही हो जाएगा। इसकी क्लास विड्थ कितनी है? 3 है, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्टोग्राम हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66. The heights of 150 children are measured. The results are summarized in the table. ठीक है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन हाइट। मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन का जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा भाई, इसमें एफ तो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की तो पूरी लाइन है, एक्स कहाँ से आएगा? जी अब्दुल्ला, एक्स कहाँ से आएगा? मिड पॉइंट निकाल के, वेरी गुड। एक्स के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे, 130 और 135, 140 का मिड पॉइंट देंगे तो क्या आएगा? 135, देन 145, देन 152.5, देन 157.5, फिर 165, 180। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 135 इंटू 10 प्लस 145 इंटू 30, ये सारे प्लस कर लेंगे, प्लस 152.5 इंटू 20, 157.5 इंटू 30, 165 इंटू 35, 180 इंटू 25। सिग्मा एफ एक्स हो गया ऑन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इन सबको ऐड करेंगे तो 150 बनेगा टोटल, ऑन 150 कर देंगे। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। सर राउंड ऑफ करेंगे क्या? नहीं, इतना काफी है। वो पीछे राउंड ऑफ वाला दिया हुआ है आंसर। देखो मतलब इट्स नॉट एन इशू, करोगे या नहीं करो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछो ना, अपना क्वेश्चन पूछ के फौरन माइक ऑफ करो, क्योंकि आपका जब माइक ऑन होता है ना तो वो आवाज फिर रिपीट होती रहती है, मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब राउंडिंग ऑफ के बारे में देखो, ये है कि बाय डिफॉल्ट रूल ये है कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना होता है। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट पे हम करेंगे तो 158 हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर जस्ट इन केस आप भूल जाते हो किसी क्वेश्चन में, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो ना, गिविंग योर आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब तो मार्क्स कटेंगे, नहीं किया रहा तो। लेकिन जहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है और वहाँ आप भूल भी गए हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा भाई, पार्ट 2 में क्या है? पार्ट बी में है, वन चाइल्ड इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस चाइल्ड हैज अ हाइट ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि इस चाइल्ड की हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है। कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी? 160 से ज्यादा वाले कितने हैं? 160 से अबव वाले 35 और 25, ये दोनों 160 से अबव वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 160 वाले कितने हो गए? 60 हो गए, अपॉन टोटल कितने हैं? 150, 60 अपॉन 150, 2/5। 2/5 हो गया फाइनल आंसर। पार्ट 2, two students are chosen at random. Two students are chosen at random without replacement. Find the probability that the height of one child is greater than 160 and the height of other is 150 or less. मतलब एक स्टूडेंट की हाइट 150 से अबव हो और एक 150 के अंदर हो। ठीक है, 150 के अबव कितने हैं? अगर 150 से अबव बोलते हैं हम, अच्छा एक 160 से अबव है, ग्रेटर देन 160 कितने बच्चे हैं?
60 स्टूडेंट्स हैं, और 150 या उससे बिलो कितने बच्चे हैं? ये 10 और 30 40। अच्छा, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब इन्होंने बोला हुआ है कि ना कहते हैं 2 स्टूडेंट्स आप चूज कर रहे हो, एक स्टूडेंट की हाइट ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर है और एक की 150 या फिर उससे लेस है। तो 150 या फिर उससे लेस वाले कितने हैं? 10 और 30 टोटल 40 हैं, और 160 से अबव कितने हैं? 60 हैं। तो क्या होगा? 60 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 149। ठीक है, एक कम हो जाएगा, या फिर और पहले 40 अपॉन 149 150 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 149। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि पहले आगे वो वाला स्टूडेंट आ जाए जो अबव लेस देन 40 वाला हो, फिर से अबव 60 वाला हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से हम करेंगे। पेपर 2 का क्वेश्चन है 32 over 149 फाइनल आंसर है। पार्ट सी, कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। कंप्लीट द हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम कंप्लीट करो टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। अब इसके अंदर देख लेते हैं, क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम के लिए आपको पहले चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी। बस एक कॉलम ऊपर ऐड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। ठीक है, और सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी 10 है और क्लास विड्थ भी 10 है, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर फ्रीक्वेंसी 30 है, क्लास विड्थ 10 है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी 20 है, क्लास विड्थ 5 है। फ्रीक्वेंसी 30 है और क्लास विड्थ 5 है, तो 6। 35 डिवाइडेड बाय 10 3.5। 25 डिवाइडेड बाय 20 1.25। ठीक है, अब इन सबको ज्वाइन करके आप हिस्टोग्राम बना लो सारे। 1.25 का इस तरह बनेगा, 1 और 2 के बीच में देखो कितने बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब एक बॉक्स जो है वो 0.2 का है, तो 1.25 1.2 इस तकरीबन बराबर ही है। 1.2 भी मार्क कर दो तो इतना कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसके अंदर आप एक्यूरेटली 1.25 मार्क कर नहीं पाओगे। ठीक है ना? अच्छा, 130 से 140 तक का तो बना हुआ है, फिर 140 से 145, 140 से 150 का जो है वो 3 तक जाना है आपको। अच्छा जी, इसके बाद 150 से 155 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो जाएगी 4। अच्छा भैया, 160 से 170 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3.5। अच्छा, 150 से 155 ये वाला जाएगा 155।
आप लोगों ने सब स्केल से बनाना है, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, इसके बाद है 155 से 160 तक 6। चलिए 155 से 160 तक 6 हो गया, पूरा एंड तक गया। देन उसके बाद 3.5 आएगा और लास्ट में 1.25। ठीक है, 3.5 और फिर लास्ट में 1.25। वन पॉइंट टू फाइव। वन के बाद एक बॉक्स और ले लेंगे तो 1.2 हो जाएगा। अब एक्यूरेटली 1.25 तो हम बना नहीं सकते, 1.2 ही हम बना लेंगे इसमें। अगर आप कोशिश करो, अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पर इनफैक्ट बने हुए हैं ना बॉक्सेस, ग्राफ पेपर भी चेंज नहीं हो सकता, तो इट्स ओके, कोई इतना मसला नहीं है। 1 के बाद एक बॉक्स ऊपर लेना है आपको। सर आपने जो 3.5 बनाया है वो एक बॉक्स ऊपर नहीं बनेगा? 3.5 जो बनाया है मे भी पॉसिबल, असल में मुझे यहाँ देखना है, मुश्किल हो रही है लैपटॉप से। हाँ, एक बॉक्स और ऊपर जाएगा। 3 के बाद मतलब 2.5 बॉक्स हैं, ये 3 है तो 1 2 एंड 2.5। ठीक है, एलसी बना लेते हैं इसको भी ताकि थोड़ा एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, सारे जब स्केल से बने तो एक भी क्यों छोड़ें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब 2 क्वेश्चन रह गए हमारे पास, 75 का पार्ट बी और 80। ये दोनों आप लोग घर से कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे हिस्टोग्राम के वो क्वेश्चन हमने कर लिए जो पास्ट पेपर में ग्रिड बना हुआ था और ग्रिड पर ही सॉल्व करना था। ठीक है, आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।